नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए मित्रों, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में परीक्षा से उपयोगी कुछ प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी बात यहाँ पर हम करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। ठीक है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो सुनहरी अवस्था किसे कहा गया है वो हमें यहाँ पर टिक करना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाल्यावस्था को मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। विकास की वह अवस्था जिसमें विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो हमें बताना है कि विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों? कौन सी अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरा अवस्था में। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास कहाँ होता है मित्रों? किशोरा अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरा अवस्था में। बात करें अब हम अगले प्रश्न की, तो ये हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है? ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी विकास संशोधन, ऑप्शन नंबर सी निरंतरता सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी शारीरिक कारक। ठीक है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तो एक प्रकार का कहना चाहिए एक सब्जेक्ट होता है जो टीचर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से नहीं है। ठीक है, विकास संशोधन ये भी एक प्रकार का संशोधन होता है। निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत एक थ्योरी है। ठीक है, लेकिन जो शारीरिक कारक होते हैं, ठीक है, शारीरिक कारक होते हैं मित्रों, तो वो होते हैं हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी शारीरिक कारक। ओके, बात करें हम अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा उसकी डायरेक्टली हम बात करते हैं। हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी एन झा। बी एन झा जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने ये कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है? पूर्ण योग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, बी एन झा। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 5 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। सामाजिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं है? ठीक है, सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी जन्म काल, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ा अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर? सामाजिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं है? ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो देखिए वो उतना अधिक सामाजिक नहीं होता है। ठीक है, जन्म काल के समय भी नहीं, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हम सामाजिकरण का जो विकास मानते हैं, सामाजिकरण का जो विकास मानते हैं वो होता है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था। सॉरी, यहाँ पर आंसर यही होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि देखिए सामाजिकरण होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है वो स्कूल जाने लगता है, अपने परिवार से बाहर निकलकर वो स्कूल जाने लगता है, उसके साथी बनने लगते हैं, तो यहाँ से विकास होने लगता है। ठीक है, प्रारंभिक विकास की जो अवस्था होती है वो सामाजिकरण की प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ओके, तो यही होगा हमारा आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 6 की। ओके, प्रश्न नंबर 6 में जो दिया हुआ है, मैं और मुझे का सिद्धांत किसे कहा जाता है? ठीक है, मैं और मुझे का सिद्धांत किसे कहा जाता है? ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी मिड का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी कूले का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी दुर्खिम का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कूले का, सॉरी
मिड का सिद्धांत, ठीक है। मिड का सिद्धांत जो है वो है मैं और मुझे का सिद्धांत, ओके। और मिड का सिद्धांत होगा हमारा आंसर, मैं और मुझे का सिद्धांत मिड के सिद्धांत को कहा जाता है। बात करें हम प्रश्न नंबर 7 की, तो यह है हमारा प्रश्न नंबर 7 मित्रों। निम्न में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। निम्न में से कौन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक है? ऑप्शन नंबर ए शैशव काल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर सी परिवार, ऑप्शन नंबर डी किशोरा अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, ठीक है, कारक कौन है, तो यहाँ पर जो है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक है परिवार, ठीक है। परिवार जो है वो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। ये तो शैशव काल तो एक प्रकार की अवस्था है, उत्तर बाल्यकाल भी अवस्था है, किशोरावस्था भी अवस्था है, लेकिन हमें पूछा गया है कारक प्रश्न में, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 8, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किसका है, ठीक है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किसका है, ठीक है। मतलब ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है और ये किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पिंटर, ऑप्शन नंबर बी स्टर्न, ऑप्शन नंबर सी रायबर्न, ऑप्शन नंबर डी कॉविन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें हमारे आंसर की मित्रों, तो हमारा आंसर हो जाएगा रायबर्न, ठीक है। रायबर्न एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने ये कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, ओके। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9, भाषा एक माध्यम है, ठीक है। भाषा एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ऑप्शन नंबर बी विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ऑप्शन नंबर सी भाव एवं विचार दोनों को व्यक्त करने का माध्यम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मित्रों ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है। मतलब भावों को भी अभिव्यक्त करता है भाषा और विचारों को भी अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि भाव एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का साधन है या माध्यम है कौन, भाषा, ठीक है। तो यही हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करें हम प्रश्न नंबर 10 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10, ठीक है। सृजनात्मकता क्या है, ठीक है। सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी जो होती है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। सृजनात्मकता क्या है, ऑप्शन नंबर ए समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अथवा तैयार करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि लब्धि से परिभाषित करना और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सृजनात्मकता क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अवस्था तैयार करना, ठीक है। यही क्या है हमारी सृजनात्मकता है, ठीक है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों की अथवा तैयार करने की योग्यता क्या होती है, एक प्रकार की सृजनात्मकता होती है। बात करें प्रश्न नंबर 11वें की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11वां, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती इस कथन से आप, बुद्धि लिंग पर निर्भर करती इस कथन से आप, ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः असहमत है, ऑप्शन नंबर सी आंशिक रूप से सहमत है या कुछ निश्चित नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा जो आंसर होगा, तो देखिए बहुत ही सोच समझ के हमें आंसर लगाना पड़ेगा। पूर्णतः सहमत, हम सहमत तो नहीं है इस चीज़ से बिल्कुल भी कि जो बुद्धि होती है वो लिंग पर निर्भर करती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लड़के ज़्यादा मैथ्स में एक्टिव होते हैं या लड़कियां जो होती है कला कार्य में बहुत अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बुद्धि जो होती है वो लिंग पर निर्भर नहीं करती, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः असहमत है, हाँ हम पूर्णतः असहमत हैं क्योंकि बुद्धि जो है वो लिंग पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। तो यही होगा हमारा आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ओके। आंशिक रूप से सहमत भी नहीं है और कुछ निश्चित भी नहीं, हमें पूर्णतः असहमत है। पूर्णतः असहमत रूप से हम कह सकते हैं कि बुद्धि लिंग पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12, एक बालक की शिक्षा का अर्थ एक पुरुष की शिक्षा जबकि एक
बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा ही कथन है कि एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ होता है कि पूरे परिवार की शिक्षा। ठीक है, तो ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया हुआ है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उन्होंने ये कहा था कि जब हम एक बालक को पढ़ाते हैं, एक बालक को शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा केवल एक पुरुष की शिक्षा होती है, लेकिन जब हम एक बालिका को पढ़ाते हैं तो वो जो शिक्षा होती है वो उसके पूरे परिवार की होती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन अध्याय के बीच में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन है जो अध्याय के बीच बीच में होता है? ऑप्शन नंबर ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी रूपनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी वैधतापूर्ण मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मित्रों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो कौन सा मूल्यांकन है जो अध्याय के बीच बीच में होता है? ठीक है, अध्याय के बीच बीच में होता है, मतलब कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बीच बीच में जो मूल्यांकन करते रहते हैं, तो वो मूल्यांकन होगा मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? हमारे अध्याय के बीच बीच में होता है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, जब परीक्षार्थी की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, जब परीक्षार्थी की संख्या सर्वाधिक हो तो उनके मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी लघुत्तरीय, ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक, ऑप्शन नंबर डी चित्रात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें जब परीक्षार्थी की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उनके मूल्यांकन के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हमें प्रयोग किया जाना चाहिए जब विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ऑप्शन नंबर बी यह निर्णय लेना कि क्या पढ़ाना है, ऑप्शन नंबर सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के त्रुटियों को निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएं मित्रों हमारा जो आंसर होगा कि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान। यही हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, कि हम बच्चे को देखें कि इसके सीखने में कौन कौन सी कमी है और उसका निदान करें, यही हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16। ओके, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है? ठीक है, निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संस्था रहित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी समानता प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी कक्षा शिक्षण। ठीक है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात इन्होंने यहाँ पर की हुई है और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत मित्रों क्या होता है, जैसे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर ही शिक्षा देते हैं और यही होती है हमारी समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये क्या है, या किस प्रकार की है, तो हमें बताना है क्या यह सामाजिक प्रक्रिया है, या संस्था रहित शिक्षा है, या समानता प्रक्रिया है, या कक्षा शिक्षण है। ठीक है, तो एक प्रकार की अगर हम बात करें तो ये होती है समावेशी शिक्षा, संस्था रहित शिक्षा। ठीक है, क्या होती है संस्था रहित शिक्षा, मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के जो नियम है, जो संस्था के नियम है, उस प्रकार के नियमों को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम सभी को इन्वॉल्व करके साथ में मतलब साथ में शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो यह हमारा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को निम्न में क्या कहा जाता है? ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी
अलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी अफेजिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्थीमिया। ठीक है, तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को निम्न में से हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर अफेजिया। मित्रों, ये होती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि अधिगम निर्योग्यताएं होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होती है अफेजिया। अफेजिया में भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित अशक्तता होती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया जैसे कुछ लिखावट में, लेखन में जिनको प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड है। तो मतलब ये सारी की सारी जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये प्रत्येक जो है वो एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। जैसे कि भाषा और संप्रेषण है, सॉरी अफेजिया से। ठीक है, किससे संबंधित है मित्रों? अफेजिया से। भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अशक्तता जो है वो अफेजिया से रिलेटेड है। ओके, बात करें हम प्रश्न नंबर 18 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जैसे कि एक विकलांग शब्द लिया गया है, तो हमें बच्चों के लिए जिनमें ऐसी इस प्रकार की निर्योग्यता पाई जाती है, तो उनके लिए हमें दिव्यांग शब्द यूज़ करना है, ना कि विकलांग। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा, दिव्यांग यूज़ करना है। ठीक है, दिव्यांग शब्द का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता? दृष्टि दोष युक्त छात्र, ये भी शारीरिक रूप से दिव्यांग है। ऑप्शन नंबर बी श्रवण दोष युक्त बालक। ठीक है, ये भी है। मानसिक दोष युक्त बालक, वाणी दोष युक्त बालक। तो यहाँ पर मित्रों कौन सा नहीं आएगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। मानसिक दोष युक्त छात्र जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आएगा। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19। हेलिंगवर्थ ने प्रभावशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए? ठीक है, हेलिंगवर्थ ने प्रभावशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताए? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक भाषाओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी जीवन गाथाओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हेलिंगवर्थ ने प्रभावशाली बालकों के पाठ्यक्रम में समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम बताया? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे आंसर, उन्होंने आधुनिक भाषाओं का अध्ययन भी बताया, जीवन गाथाओं का अध्ययन भी बताया, और उन्होंने विशेष योग्यताओं का प्रशिक्षण भी बताया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ओके, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20। सृजनात्मक बालक के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? ठीक है, सृजनात्मक बालकों के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चित्रपूर्ति परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी वृत्त परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी टीन के डिब्बे का परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सृजनात्मक बालकों के परीक्षण के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? तो सृजनात्मक बालकों के परीक्षण के लिए हम चित्रपूर्ति परीक्षण भी कर सकते हैं, और वृत्त परीक्षण भी कर सकते हैं, टीन के डिब्बे का परीक्षण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ओके, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 21। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, सीखना जो है वो अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस विद्वान का है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्रो एम क्रो, ऑप्शन नंबर बी गेट्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडसन, ऑप्शन नंबर डी ए पिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गेट्स ने ये बताया कि सीखना जो है वो अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। ओके, इसके पहले वाले शायद इसके पहले वाले पीडीएफ में या इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, तो प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें प्रश्न नंबर 22 की, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा द्वारा किया गया? ठीक है, अल्बर्ट बेंडूरा ने एक सीखने की मेथड दी हुई है, तो वो बताना है कि किस मेथड से उन्होंने बताया है सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रेक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर बी विवेचना विधि द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षण विधि द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर डी प्रयोग विधि द्वारा सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उन्होंने जो अल्बर्ट बेंडूरा है उन्होंने ये बताया है प्रेक्षण द्वारा सीखना। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रेक्षण द्वारा सीखना। ठीक है, तो प्रेक्षण द्वारा सीखना यही होगा हमारा आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, अगर मित्रों आप लोगों ने डीएलएड या बीएड किया होगा तो उसमें आप लोगों को 40 डेज की माइक्रो टीचिंग करना होता है। ठीक है, तो क्या सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। पृष्ठ पोषण, ऑप्शन नंबर बी पुनः शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी पाठ नियोजन, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अंतःक्रिया। इन चारों में से क्या सम्मिलित नहीं है, वो भी माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा मित्रों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए पुनः पृष्ठ पोषण जो है वो यानी कि फीडबैक जो है वो भी हमारे सूक्ष्म शिक्षण चक्र से संबंधित है, पुनः शिक्षण भी है और पाठ नियोजन भी है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो नहीं है। ठीक है, और हमें यही पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 24। ठीक है, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। ठीक है, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर सी व्याख्या सामग्री या प्रश्न विधि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, दृश्य सहायक सामग्री से रिलेटेड है मैजिक लैंटर्न। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसे प्लीज याद रख लीजिएगा। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 25 रुचि, आदत व सामुदायिक किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण है। ठीक है, जो रुचि होती है, जो आदत होती है, यह सामुदायिक, ठीक है, वो किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी अर्जित प्रेरक, ऑप्शन नंबर डी स्वाभाविक प्रेरक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा मित्रों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्जित प्रेरक। ठीक है, क्योंकि देखिए जन्मजात तो नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं होता है, स्वाभाविक भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि अर्जित प्रेरक वो एक प्रकार का अर्जित ज्ञान होता है या अर्जित चीज़ें होती है, जैसे कि आदत भी सीखी जा सकती है, रुचि भी सीखी जा सकती है। ठीक है, और सामुदायिक जो है वो यानी कि सामाजिकता का जो गुण अर्जित गुण है। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 26 विद्यालय में विद्यार्थी कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ठीक है, विद्यालय में हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से मोटिवेट करें, किस प्रकार से अभिप्रेरित करें, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए चुने गए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा आंसर क्या होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी सस्वर अधिगम। ठीक है, किस प्रकार से हमें अभिप्रेरित करना चाहिए, तो स्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, मतलब सुनियोजित ढंग से हम उन्हें पढ़ाएंगे, सुनियोजित ढंग से हम उन्हें समझाएंगे, तो ये होता है अभिप्रेरण करने का बेस्ट तरीका। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन से संवेग का प्रकार है। ठीक है, भय, करुणा, भूख, यह सभी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है प्रश्न नंबर 27 का डी। ठीक है, क्योंकि देखिए भय भी एक प्रकार का संवेग है, करुणा भी एक प्रकार का संवेग है और भूख भी एक प्रकार का संवेग है। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। बात करें हम प्रश्न नंबर 28 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 28 स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से हम और जानते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए साधनात्मक अनुबंध, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अनुबंध, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा अनुबंध। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, साधनात्मक अनुबंध के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 29, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 29 मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4। मैकडॉनल्ड के अनुसार विवरण अधिगम की प्रक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो वो होते हैं 4। ठीक है, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व में निम्न में से है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व में से निम्न में से है। ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक बंधन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा उत्थान। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि देखिए संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व कौन से हैं। ठीक है, जिज्ञासा, आत्मगौरव
और शिक्षा उत्थान निर्धारक तत्व बोला है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर सामाजिक बंधन। वो एक प्रकार के संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व, हम उनके आधार पर हम संज्ञानात्मक विकास का अनुमान लगा सकते हैं, किनके आधार पर, सामाजिक बंधनों के आधार पर, ठीक है। तो मित्रों इस प्रकार से था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखिएगा। और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक। सभी बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, पॉजिटिव रहकर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और जय हिंद।